सभी बच्चों को नमस्कार। मैं मुकेश यादव AK-47 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखो, अब तक अपन लोगों ने पाचन तंत्र देख लिया था और उससे संबंधित बीमारियां, विटामिन वगैरह सब देख लिया था। आज जो अपन एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं वो है श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन मिलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, मानव से संबंधित क्वेश्चन क्या मिलते हैं, अन्य जीवों से संबंधित क्वेश्चन क्या मिलते हैं, इन सब को पढ़ने के लिए अपने पास सबसे पहले जो प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आखिर श्वसन होता क्या है, ये कौन कौन से जीवों में पाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या सभी जीवों में पाया जाता है, क्या कुछ में नहीं पाया जाता, कितने प्रकार का होता है, वो सब अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ श्वसन यानी इंग्लिश में इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसकी आपको एकदम सार्थक और एक लाइन में परिभाषा बताऊं तो इसका अर्थ यह होता है, भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। श्वसन किसे कहते हैं? भोजन का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों ने आज तक जो भी पढ़ रखा होगा कि श्वसन की प्रक्रिया के अंदर हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, CO2 गैस का निष्कासन करते हैं, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये सब अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है। लेकिन उसका सभी का सारांश जो है वो यही है। इस लाइन से ये चीज़ पता चल रही है कि श्वसन क्या है। देखो, इसमें जो मैंने लिखा है भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण का मतलब ये है कि हमने जो भोजन लिया है उसके बाद में उसका पाचन हुआ है, अवशोषण हुआ है, रक्त में जो रूप उपस्थित है, भोजन का जो रूप रक्त में उपस्थित है वो क्या है? ग्लूकोज। वो क्या है? ग्लूकोज, जिसको हम C6H12O6 लिखते हैं। रासायनिक सूत्र ये इसका, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल भी बनाता है और साथ ही क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। ठीक है। यानी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है? श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पर आप लोग ये देख रहे हो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ रही है चीज? ठीक है। लेकिन क्या सभी जीवों के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन होता है? अगर मैं जीवों की बात करें तो आप लोग देख सकते हो जीवों के अंदर जंतु आते हैं। अब जंतुओं के अंदर सभी आ गए, चाहे वो प्रोटोजोआ के सदस्य हो यानी अमीबा हो, चाहे वो कोर्डेटा का सदस्य सबसे श्रेष्ठ मानव हो, या मछलियों में चले जाओ कोर्डेटा में, या फिर आप कीटू में चले जाओ, या फिर मोलस्का संघ के जो प्राणी है ऑक्टोपस, लोलिगो, उनके अंदर चले जाओ, या फिर आप पोरिफेरा संघ के जो प्राणी है साइकन वगैरह उनमें, स्लेंटेटा, हाइड्रा उनमें, यानी किसी भी जंतु में, या फिर अगर जीवों की बात करें तो उसमें पादप भी आएंगे। जितने भी पादप है धरती पर उनमें भी श्वसन में क्या यही होता है? अगर जीवों की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया भी आता है। क्या बैक्टीरिया के अंदर भी यही होता है? ठीक है। अगर हम सजीव की बात कर रहे हैं तो उसमें कवक भी आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, क्या सभी सजीवों में इसी प्रकार से होती है या कुछ सजीवों के अंदर भिन्न होती है? तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर जो परिस्थिति रखी गई है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। ये बता दूं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस की जरूरत नहीं होती। ठीक है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है कुछ जीवों के अंदर अनिवार्य नहीं होती, तो क्या उसे श्वसन नहीं कहेंगे? जी, उसे श्वसन ही कहेंगे, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना। श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना।
ठीक है, ऊर्जा का उत्पन्न होना जरूरी है। क्लियर। अब ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जीव जो है वो ऑक्सीकरण भी कर सकता है और ऑक्सीकरण न करे यानी कोई दूसरी प्रक्रिया अपचयन भी हो सकती है, या आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर भी वो ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। बात समझ में आ रही है। तो श्वसन की क्रिया जो है उसके लिए ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा ऑक्सीजन गैस को ही ग्रहण किया जाए। इसलिए मैंने आपको परिभाषा ये नहीं बताई कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके भोजन का ऑक्सीकरण करना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो बिना ऑक्सीजन की सहायता के भी श्वसन करते हैं। ठीक है, हालांकि ये बात सही है कि ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कौन सी परिस्थिति में वो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गई आपको। ठीक है, श्वसन दो प्रकार का होता है। किस आधार पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। देखो दो प्रकार कौन कौन से हैं, ये जो मैंने अभी लिखा था इसको श्वसन का समीकरण कहते हैं। श्वसन दो प्रकार का है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 वायवीय श्वसन, नंबर 2 अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन उसको कहते हैं जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है। किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? पूर्ण होगा। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है वो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और जल भी बनेगा। ठीक है, ऊर्जा तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन में O2 अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन के अनुपस्थित होने से यहां पर जो है आपको जल नहीं मिलेगा, बल्कि जल के अलावा कोई दूसरा पदार्थ मिलेगा। ठीक है, यानी अवायवीय श्वसन के अंदर एक तो आपको क्या नहीं मिलेगा? ये जल नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अवायवीय श्वसन के अंदर उत्पन्न ऊर्जा का मान वायवीय श्वसन की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन के अंदर जल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऊर्जा क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी। ठीक है, अवायवीय श्वसन के अंदर जल नहीं मिलेगा, ऊर्जा भी कम मिलेगी, और साथ ही यहां पर भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। यहां पर कुछ अन्य उत्पाद भी मिलते हैं जैसे कि एथिल अल्कोहल या एसिटिक अम्ल या पायरुविक अम्ल। ये इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो हैं वो आपको मिलते हैं किसमें? अवायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन के अंदर तो आपको जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रहा था, उसको कहते हैं पूर्ण ऑक्सीकरण। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रकार के श्वसन में होता है? तो पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है, और अपूर्ण ऑक्सीकरण जो है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो किस में होता है? अवायवीय श्वसन में होता है। अवायवीय श्वसन के अंदर जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? अपूर्ण होता है। बात समझ में आ गई? आपको पता चल गया होगा कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। ये श्वसन किन में होता है, ये श्वसन किस में होता है? देखो, वायवीय श्वसन जो है वो उच्च जीवों में होता है। उच्च जीवों का मतलब ये है, ये कवक में मिलेगा आपको, पादपों में मिलेगा और साथ ही जंतुओं में मिलेगा। यानी ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर ऊर्जा का मान अधिक उत्पन्न होता है, जिनका जीवन काल अधिक होता है, जो अधिक समय तक जिंदा रहते हैं। अधिक समय तक जिंदा रखने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो उनमें कौन सा श्वसन होगा? वायवीय। ऐसे जीव जिनका जीवन काल कम होता है, ठीक है, उनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। एक नाम बताता हूँ आपको मैं, मेथेनोजेंस। ये नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पूछा जाता है ये गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस संयंत्र आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बायोगैस संयंत्र भी कहते हैं। इसमें जो गैस बनती है मेथेन गैस,
ये मेथेन गैस के साथ यहाँ CO2 भी बनती है, बता देता हूँ। ये मेथेन गैस जिन बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती है उनको मेथेनोजेंस कहते हैं। और ये मेथेनोजेंस जो हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए, ये इस मेथेन गैस की उपस्थिति में ही क्या बना लेते हैं, ऊर्जा बना लेते हैं। ठीक है, तो इन बैक्टीरियाओं में ऊर्जा प्राप्ति का तरीका क्या है, मेथेन गैस का निर्माण। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऊर्जा उत्पन्न करने के दौरान जो है ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, अवायवीय बैक्टीरिया। उदाहरण के तौर पर आप ये मेथेनोजेंस कह सकते हैं। कीचड़ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जिनको आप हेलोजेंस कह सकते हैं, गर्म झरनों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, दलदले क्षेत्र में या लवणीय मिट्टी में पाए जाने वाले सेलाइन बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी इस श्रेणी में आते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ मेरा आपको समझाने का तात्पर्य ये है, आपको पता होना चाहिए वायवीय श्वसन क्या होता है, क्योंकि पूछा जाता है, प्रश्न ये आता है किस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होती है। तो अधिक प्राप्ति किस में होगी, वायवीय श्वसन में होगी। अब ये मानव के अंदर क्या अवायवीय श्वसन होता है, क्या पादपों के अंदर भी अवायवीय श्वसन होता है? तो इसका आंसर है अवायवीय श्वसन उच्च जीवों में भी होता है, लेकिन ये किसके साथ होता है, वायवीय श्वसन के साथ होता है। उदाहरण के तौर पर आपको यहीं पर बता देता हूँ, उच्च जीवों के अंदर एक प्रक्रिया होती है श्वसन के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रश्न पूछा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस वायवीय या अवायवीय किस श्वसन की प्रक्रिया है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये उच्च जीवों में पाई जाती है। इसके साथ ही दूसरी क्रियाएं भी होती हैं। अकेला यही नहीं, ये जो है वो श्वसन की प्रक्रिया के अंदर एक पथ है, एक पद है। इसके बाद में आगे और भी पद होते हैं जिनका नाम क्या है, क्रेब्स चक्र। यानी उच्च जीवों के अंदर क्या होता है, उच्च जीवों में ये ग्लाइकोलाइसिस तो अवायवीय श्वसन का पद है, लेकिन क्रेब्स चक्र जो है वो किसका है, वायवीय श्वसन का पद है। तो ध्यान रखना, क्रेब्स चक्र जो है वो वायवीय श्वसन का पद है, ग्लाइकोलाइसिस किसका पद है, अवायवीय श्वसन का। ये दोनों उच्च जीवों में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमारे अंदर भी अवायवीय श्वसन होता है। आपको एक एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा, वो ये है कोरी चक्र। ये जो नाम है ये पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, कोरी चक्र कहाँ होता है, किससे संबंधित है? तो कोरी चक्र मांसपेशियों के अंदर होता है। मांसपेशियों के अंदर जब हम लोग लगातार कोई भी काम करते हैं, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे खेत में काम करने हो, चाहे दौड़ कर रहे हो, आप लगातार दौड़ कर रहे हो, दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा थक जाते हो। क्यों थकते हो? क्योंकि आपकी मांसपेशियों के अंदर जो है वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसके द्वारा? इस कोरी चक्र के द्वारा। यानी हमें ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से। ये जो ग्लूकोज है वो अपघटित होकर के किसका निर्माण करता है, लैक्टिक अम्ल का, लेकिन किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ध्यान रखना, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने वाले चक्र को ही कोरी चक्र कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कोरी चक्र कहाँ होता है, मांसपेशियों में होता है, अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। और दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया है, लैक्टिक अम्ल का जमाव मांसपेशियों के अंदर थकान उत्पन्न करता है। एसएससी के अंदर बहुत पूछा जाता है ये लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है वो मांसपेशियों में थकान उत्पन्न करने वाला अम्ल होता है। बात समझ में आ गई, किससे बनता है, इससे, यानी कोरी चक्र से। समझ रहे हो? ठीक है, देखो आगे। तो ये दो प्रकार का श्वसन था, वायवीय और अवायवीय श्वसन। अगर मैं आपको इन दोनों का भी यहीं साथ में बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस जीवों के अंदर कहाँ होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। आजकल जो प्रश्न आते हैं उनका स्तर होता है, वो पूछे जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य में होता है। और क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अपने श्वसन के दो प्रकार थे। अब आगे प्रश्न क्या पूछा जाता है, देखो अपन ने बात की है सभी जीवों की, तो बैक्टीरिया की भी बात की है, कवक की बात भी की है, हमने पादपों की बात भी की है। उनके अंदर श्वसन के लिए क्या श्वसन अंग पाए जाते हैं, यानी अगला प्रश्न पूछा जाता है सजीवों के अंदर श्वसन अंग। पर डिस्कस करते हैं, श्वसन की क्रिया के लिए श्वसन अंग चाहिए, यानी गैसों का आदान प्रदान करने के लिए अंग चाहिए ना, तो वो क्या कहलाएगा, श्वसन अंग। श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से मतलब क्या है, श्वसन की प्रक्रिया के अंदर
गैसों के आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंग को क्या कहते हैं? श्वसन अंग। देखो भाई, अभी अपन ने देखा कि भोजन का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन गैस ली जाएगी, चलो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन गैस अवायवीय श्वसन है तो नहीं ली गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रही है ना, तो किसी भी जीव के शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसका वो करेगा क्या? अंदर ही थोड़ा जमा करेगा, उसको बाहर तो निकालेगा ना। तो उसको बाहर निकालेगा, तो बाहर निकालने के लिए शरीर पर कोई ना कोई अंग तो होना ही चाहिए। तो वह अंग जिसकी सहायता से श्वसन की प्रक्रिया में काम आने वाली जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। देखो अपन सभी में बात करते हैं, सबसे पहले मैं श्वसन अंग आपको बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं। देखो आप लोगों को पता होगा बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। आप लोगों ने पढ़ा कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है, बहुत ही सरल जीव होता है, कोशिका का संगठन काफ़ी सरल है, ठीक है। इसके अंदर कोई श्वसन अंग नहीं होता। ये क्या करता है, इसकी जो सतह होती है यानी कोशिका झिल्ली जो होती है उसी से ये गैस का क्या कर देता है? आदान प्रदान। बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ कवक में। बैक्टीरिया के बाद में कवक में, फंजाई में, तो फंजाई में भी कोई श्वसन अंग नहीं होता है, इसकी सतह से ही गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ पादपों में। देखो भाई, पादपों के अंदर श्वसन अंग के रूप में क्या रचनाएं पाई जाती हैं? हम लोग देखते हैं कि पादपों के अंदर पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं, तने पर रंध्र पाए जाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है पत्तियों में पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं उनको तो हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में इनको स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन ये नहीं पता होता तने पर पाए जाने वाले जो छिद्र हैं उनको क्या कहते हैं? उनको वात रंध्र कहते हैं। ध्यान रखना, ये तने पर पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? वात रंध्र, लेंटिकल्स। रीट में पूछा गया है, ध्यान रखना, पुराने पेपर देखना। वात रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ये तने पर पाए जाने वाले छिद्र हैं। तो ये रंध्र और वात रंध्र, इनकी सहायता से O2 एंड CO2 का एक्सचेंज किया जाता है, विनिमय किया जाता है किसके अंदर? पादपों के अंदर। यानी पादपों के अंदर वैसे कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होता, लेकिन इनकी सतह पर ये रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में जंतु। देखो जंतुओं के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस में? मुख्यतः कीटों में पूछा जाता है कि कीटों में श्वसन अंग क्या होता है, ठीक है। अब अपन जनरल साइंस पढ़ते हैं, कीटों के बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए, कौन कौन से श्वसन अंग है विभिन्न जीवों के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। जंतुओं की बात कर रहे हैं। देखो जंतु में कौन कौन से हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जंतुओं के अंदर कुल मिलाकर के 11 संघ आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। पहला आप प्रोटोजोआ पढ़ते हो। प्रोटोजोआ के अंदर जो श्वसन अंग है वो शरीर की सतह है, शरीर की सतह, ठीक है। इसी प्रकार से पोरीफेरा पढ़ते हो। पोरीफेरा के अंदर भी शरीर की सतह, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर भी श्वसन अंग क्या है? शरीर की सतह है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके साथ आपके बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। एस्केहेल्मिन्थेस, ये दो ऐसे संघ हैं जिनके जीव क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, यानी ये रोग उत्पन्न करने वाले हैं, और इनमें श्वसन तंत्र जो है वो विकसित प्रकार का नहीं होता। श्वसन अंग इनमें मुख्यतया क्या होता है? अनुपस्थित होता है। उसके बाद में आओ एनिलिडा, यानी जिसका सदस्य है केंचुआ। ये भी जनरल साइंस में था, केंचुआ किस संघ का सदस्य है, तो आपको यहाँ पर ये भी साथ साथ में तैयार हो रहा है। इसके अंदर भी देह की सतह, यानी केंचुए की जो देह की सतह है उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं की सहायता से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो श्वसन के लिए रचना पाई जाती है वो है ट्रेकिया, जिसको हम नलिका तंत्र भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, इसको ट्रेकियल सिस्टम के नाम से भी पूछ लिया जाता है। कीटों के अंदर श्वसन अंग क्या है, तो ट्रेकिया कह दो, नलिका तंत्र कह दो, या ट्रेकियल सिस्टम कह दो, ठीक है। इसी प्रकार से आर्थ्रोपोडा के कुछ सदस्य जो जल में पाए जाते हैं उनमें श्वसन के लिए क्या होते हैं? गिल्स, ठीक है। इसके आगे आ जाओ आप मोलस्का के अंदर।
मोलस्का के अंदर भी श्वसन, ये जल में रहने वाले हैं तो इनके अंदर गिल्स ही आपको मिलेंगे। इकाइनोडर्मेटा के अंदर आ जाओ, वहाँ पर भी आपको गिल्स मिलेंगे। हेमिकोडेटा के अंदर आ जाओ, गिल्स मिलेंगे। कोडेटा के अंदर जो है वहाँ पर आपको मछलियों में गिल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मछलियों के अलावा अगर आप देख रहे हो कि इनके अंदर पक्षियों में पूछा जाता है, पक्षियों में श्वसन के लिए वायु कोश पाए जाते हैं, एयर सेक पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, मेंढक में श्वसन जो है वो त्वचा द्वारा होता है, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। मेंढक यानी आप लोग जो क्वेश्चन देखते हैं उनके अंदर पूछा जाता है कि त्वचा के द्वारा श्वसन किस में होता है, मेंढक में। कछुए के अंदर जो है वो श्वसन किसके द्वारा होता है, अवस्कर के द्वारा। अवस्कर क्या होता है, यह एक ऐसा छिद्र होता है जहां पर प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों की नलिकाएं एक साथ खुलती हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, अवस्कर कहते हैं। कछुए में किसके द्वारा होता है, अवस्कर के द्वारा। ध्यान रखना, ये मैं जो यहाँ विशेष नाम लिख रहा हूँ यही आपको कंपटीशन में मिलते हैं श्वसन अंग वाले क्वेश्चन में। देखो उसके अलावा अगर आप देखो इनके अंदर, तो सर्प के अंदर, स्नेक के अंदर क्या मिलेगा, तो वहाँ पर आपको फेफड़े ही मिलेंगे, लंग्स ही मिलेंगे, ठीक है। समझ गए चीज। इसके आगे आप लोग चलो, इसके अंदर तो आप लोगों ने अब तक देख लिया, मछलियां हो गई, पक्षी हो गए, मेंढक एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। स्तनधारियों में, स्तनधारियों के अंदर भी आपको क्या मिलते हैं, फेफड़े ही मिलते हैं। समझ में आ गई चीज। ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, मिलान वाले क्वेश्चन में, मेंटल एबिलिटी के अंदर, मेंटल एबिलिटी में ये क्वेश्चन है, देखोगे संबंधित वाले क्वेश्चन के अंदर कि ये जो अगर मछली का संबंध गिल्स से है तो पक्षी का संबंध किससे आएगा। अब वहां पर आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं तो ढूंढते रहोगे। एसएससी सीजीएल के अंदर ये जान बहुत खाता है। एसएससी के अंदर आप चले जाओगे, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए ये किससे संबंधित है, तो वहां पर भी ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये और ये। मेंढक में श्वसन जो है वो त्वचा के द्वारा, हालांकि और भी तरीके हैं, ब्यूकोफेरिंजियल बक्कल कैविटी के द्वारा भी होता है, मुख गुहा के द्वारा भी होता है मेंढक में। आप लोगों ने देखा होगा पानी की सतह पर मेंढक जो है यहाँ से फुलाता रहता है, ठीक है, तो ब्यूकोफेरिंजियल प्रकार का भी होता है, ठीक है। तो और मेंढक के अंदर लार्वा अवस्था के अंदर गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन त्वचा द्वारा पूछा जाता है कि त्वचा द्वारा श्वसन किस में होता है, तो ये मेंढक में होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ही है, ये है जीव में पाए जाने वाले श्वसन अंग है। समझ में आ गई, ठीक है। तो अब तक अपन ने क्या देखा, इसके अंदर अपन देखा श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के प्रकार क्या हैं और विभिन्न जीवों के अंदर पाए जाने वाले श्वसन अंग है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि श्वसन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, श्वसन की प्रक्रिया क्या है, पादपों में कैसे होता है, जंतु में कैसे होता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।